जब जेल से मुझे उठाया गया तो उस दिन से लेकर जिस दिन मैं अपने घर पहुंचा उस दिन तक मुझे दुनिया की कोई खबर नहीं थी, कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे साथ नहीं जुड़ा। मैंने अखबार की एक खबर क्या एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं देखा। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, सुनना तो बहुत दूर की बात है। मुझे वही इंफॉर्मेशन मिल सकती थी जो मुझे कोई उनमें से बताता जिनके पास मैं था। मैं उनके ऊपर यकीन भी नहीं कर सकता था ये सच है झूठ है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तू मर गया है, तेरा नमाज जनाजा पढ़ दिया गया और तू अब इस दुनिया में नहीं है। तेरे घर वालों ने तेरी नमाज जनाजा पढ़ दी है और पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि तू मर चुका है, अब तेरा नाम लेने वाला और तुझे याद करने वाला भी कोई नहीं बचा। तो मुझे तो ये भी बताया था, बिलीव करना था। मुझे ये भी बताया गया कि मेरे घर के अंदर अल्लाह ताला रहम करे, उस दिन मैं बहुत परेशान हो गया था, बल्कि मैंने टकरे मार मार के अपना सर फाड़ दिया था। जब मुझे ये बताया गया, एक आदमी ने मुझे इशारतन बात बताई कि आपके घर में एक नुकसान हो गया बहुत बड़ा। मैं वो बोलना नहीं चाहता अपने मुंह से। तो उस दिन मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था, बहुत परेशान हो गया था। मैंने बड़ी मिन्नत भी की और बड़ी लड़ाई भी की उस दिन। मैंने अपने आप को जख्मी कर दिया था ठीक ठाक उस चक्कर में उस दिन। तो आपसे डिमांड क्या थी कि आपको छोड़ दिया जाएगा? ये यार मुझे मुख्तलिफ, यानी एक तो ये कि जैसे बाकी सबके साथ था कि ये कह लो ये कह लो ये कह लो ये कह लो, पॉइंट ऑफ व्यू पसंद नहीं है, ये वाला ठीक नहीं है, वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। दूसरा, नवाज शरीफ के लिए सपोर्ट मांगते थे, 3 दफा मांगी मेरे से। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, नवाज शरीफ को कैसे सपोर्ट कर सकते। सारे अरसे में कौन सा ऐसा मौका था जहां आपको लगा कि हाँ अब मैं सरेंडर कर देना चाहिए मुझे? जब आपको जब ये बताते थे आगे कि भाई आपके फैमिली के साथ ये हो गया, आपको आगे ये भी आपने किसी शायद आपने अपने वकील जो दोस्त हैं मियां अली शफाक, उनके व्लॉग में आपने बताया था कि आपको ये भी आगे बताते थे कि भाई आपके फलाने साथी उन्होंने कर लिया है, मामला ठीक हो गया, सब एक ही पेज पर आ गए, तो तुम अकेले जो है वो अड़े हुए हो। तो उस टाइम आप सोचते थे? खाना डालने आता था उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था। और डालने आता था का मतलब है डालने ही आता था, खाना देने नहीं आता था। तो वो जो आदमी खाना डालने आता था, वो जगह कैसी थी जहाँ पे आपको रखा? बहुत ही गंदी थी यार, तो पूछे ही ना आप। यानी अकेले आदमी की कोई जिंदगी होती है, आपको पिंजरे में बंद कर दे कोई अकेले को और आप वहाँ बैठे रहे सारा दिन, बल्कि कई दिन बात ही ना करे किसी से, तो आदमी ज़हनी तौर पे पागल हो जाता है। सूरज की रोशनी वगैरह, वो आवाज आती थी जोर की, अब असर की, ऐसे। तो उसमें जो है वो, यानी कुछ ऐसी जगहों पे मैं रहा जहाँ तो बिल्कुल सूरज की रोशनी सोच ही नहीं सकते आप, बिल्कुल नीचे तय खाने में, छोटे से पिंजरे में। क्या चीज हिम्मत देती थी? वॉशरूम, अल्लाह रब्बुल इज्जत। देखें, अल्लाह ही याद आता है आपको सबसे पहले, और वही याद आना चाहिए आपको उसूलन भी। तो मेरा रब भी सब्र देता है। मैं तो भाई 2 घंटे नहीं रह सकता बंद, मैं सच आपको बात बता रहा हूँ। जिस तरह मैं आज़ाद तबीयत आदमी, मुझे कोई 2 घंटे बंद करे ना तो मैं पागल हो जाता हूँ। तो मेरे अल्लाह ने पता नहीं कैसे ये टाइम गुजारा, मैं सोच भी नहीं सकता कि 142 डेज, ये लगभग 4.5 महीने बनते हैं, एक हफ्ता कम, तो इतने दिन गुजर गए पता नहीं चला। और मेरा मालिक है जिसने ये दिन गुजारे हैं। इसमें बड़ी कैफियत थी, कभी मैं बहुत मजबूत महसूस करता था अपने आप को, कभी बहुत कमज़ोर महसूस करता था अपने आप को, कभी मैं बड़ा ज़िद्दी बन जाता था, कभी मैं बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहता तैयार हो जाता था कि बस ठीक है जी। हाँ, लेकिन मेरे रब ने नहीं होने दिया। जो देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप अपनी इज्जत के मालिक हैं ही नहीं, आप अपनी इज्जत के मालिक हैं ही नहीं। अगर मैं अपनी इज्जत का मालिक होता तो मेरे पास इज्जत ही ना होती। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, क्योंकि इज्जत का मालिक मेरा रब है, तो वही देता है इज्जत। राज़िक भी वही है, इज्जत भी वही देता है, ज़िंदगी की हिफाजत वो करता है। एक दिन मैंने वहाँ एक आदमी को बोला, मैंने कहा जब मेरा रब चाहेगा ना मैं तुम सबके बीच में से गुजर के चला जाऊंगा और तुम मुझे नहीं रोक सकोगे। तो उसने कहा फिर लड़ता क्यों है, तंग क्यों करता है? मैंने कहा वो तो मेरा काम यही है ना कि भाई ये करूं, जाना तो है ना। लेकिन आप साफी थे, मिलिटेंट तो थे नहीं कि आपकी कोई ट्रेनिंग होगी। तो वो मैं उन्हें पूछता था, मैं कहता था यार मैं कुछ दहशतगर्द हूँ, ये क्या चल रहा है मेरे साथ। तो मैं, बल्कि मुझे मेरे कुछ दोस्त अब ये कहते हैं आप गलत वक्त पे गलत जगह पे थे। अच्छा, एक्चुअली देखें, ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ, शायद उस वक्त ये सारा कुछ करने के लिए अब इस निज़ाम को ये लगता था इसको अंदर रखना ज़रूरी है। मेरी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, मैं, यानी मुझे दौरे पड़ते थे, मैंने कभी किसी को बताया नहीं। मुझे फिस्ट पड़ते थे, मैं बेहोश हो जाता था, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता था। एक दिन जब मैं बेहोश हो गया तो एक, मुझे वो याद है, बंदा सांवला सा था और उसके मास्क था उसके साथ चेहरे पे,
नकाब था उसके चेहरे पे। उसने मुझे कहा कि आप जल्दी छूट जाएंगे। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, तुम झूठे हो, तुम लोग झूठ बोलते हो। उसने कहा नहीं, आप जल्दी छूट जाएंगे, हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है, फिर हम आपको छोड़ देंगे। अच्छा, ये नए चीफ जस्टिस आने से पहले की बात, जो अब इस टाइम मौजूदा, उनसे पहले। उसने मुझे तारीख दी थी, उसने कहा था जी 17 तारीख को हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है, और तुम छूट जाओगे। फिर क्यों? तुम वो छूट चीफ जाओगे। जस्टिस आपको पसंद काजी करते फायद हैं? ईसा साहब। वो आपको पसंद करते हैं? नहीं, उन्होंने कहा हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है। वो प्रॉब्लम ये था कि वो बंदयाल साहब के होते हुए मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें डर था कि शायद बंदयाल साहब मुझे सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर पूछ लेंगे, और उन्हें तो ये तो लगता था कि काजी शायद साहब ने आपको काजी परेशान साहब तो किया कह है, रहे ये हैं तो कि आपको उनका मशहूर होना काजी चाहिए। साहब को तो मैं कहता हूँ 200 साल उन्हें रहना चाहिए चीफ जस्टिस, जितना उन्होंने मेरे पे एहसान किया। लेकिन बात यह कि काजी साहब ने वाकई साबित किया। उन्होंने मुझे बुलाकर नहीं पूछा कि आप इस मुल्क में सबसे ज्यादा देर तक गायब रहने वाले जर्नलिस्ट हैं, और आपकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे बुलाए, आपने? मैंने कई दफा कहा कि मुझे बुलाकर पूछे, मैं उन्हें बताऊं कि आपका शुक्रिया। क्या हुआ, और उनका शुक्रिया भी अदा करूं। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि आपने बाहर आकर बताया ही नहीं कि मैं लापता हो गया बुला था। के पूछ ले, मैं बता देता हूँ। मैंने तो काजी साहब को कहा कि बुला के पूछे, मैं बता देता हूँ। किसको बताऊं मैं, किसको बताऊं? सेशन कोर्ट में जाके बताऊं? उनकी इतनी जरूरत है? किसको बताऊं? पुलिस के एसएचओ को जाके बताऊं कि तेरे आईजी ने मिल के मुझे गायब करवाया था, वो कार्रवाई करेगा? किसको बताऊं? कहां पे जाके रिपोर्ट लिखवाऊं? मुझे आप बताएं कि जो लोग मुझे उठाकर ले गए थे, उनके मुकाबले में कौन से थाने में जाऊं मैं? कोई दर्ज करेगा मुकदमा? वो गोलियां खा के वजीर आजम बैठा हुआ था, मेरा मुकदमा कर दो, मेरा मुकदमा कर दो, नहीं हो रहा था। मजाक है? काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस थे तो मुझे बुला लेते, मुझे पूछते क्या हुआ था, मैं बताता, पहले शुक्रिया अदा करता कि जी आपका चीफ जस्टिस बनने का बहुत शुक्रिया, आप बने तो उन्होंने मुझे छोड़ा। उन्होंने कहा था हमारा चीफ आएगा, हम तुझे छोड़ देंगे, तो छोड़ दिया उन्होंने, आप आ गए। अच्छा, छोड़ दिया आपको। तो छोड़ने के बाद सबका यही था कि यार अब ये किसी ना किसी सेटलमेंट के जरिए आएगा, ज़ाहिर है वापस ही आ गया है, तो अब आके ये खामोश हो जाएगा, बोलेगा नहीं, और ज़ाहिर है कुछ डिमांड्स होंगी। एक तो डिमांड अंदर थी ना, वो नहीं पूरी हुई, तो उसके बाद ये डिमांड भी होंगी कि आप बाहर जाएंगे तो आप उसके बाद नहीं बोलेंगे। लेकिन आपने तो फिर दोबारा कुछ अर्सा रेस्ट किया, दोबारा रिफ्रेश हुए, और फिर से घोड़े शोड़े चलाए मैंने। घोड़े शोड़े आपने चलाए, और फिर आप शुरू हो गए। बाज क्यों नहीं आते आप? नहीं, मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा। देखिए, गैर आईनी और गैर कानूनी है तो आज भी मेरे तंग करते हैं ना आप। मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। देखिए, आप लोग भी यही काम करते हैं, मैं भी यही काम करता हूँ, हम लोग कोई मुख्तलिफ काम तो नहीं करते भाईजान। आप भी यही काम करते हैं, मैं भी यही करता हूँ, हामिद बीर भी यही करते हैं, मुतीउल्लाह जान भी यही काम करते हैं, सिद्दीक जान यही काम करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा करते हैं। तो हम भी कर सारे रहे लोग एक ही काम करते हैं, तो मेरे पे इतनी मेहरबानी क्यों की गई? सवाल ये है। यही मैं ये पूछता था तो मुझे वो एक दफा उसने कहा इम्पैक्ट। अच्छा, मुझे एक ऑफिसर ने कहा, मैं तो उसको देख नहीं पाया, मेरी आंखें बंद थी, इम्पैक्ट, और हम आपको मोल्ड करेंगे। मैंने कहा ठीक। वो टाइम गुजर गया यार। देखे, मैंने आके बड़ा सोचा, मैं अपने आप को सीरियसली आपको बताऊं, मैं अपने आप को बदलना चाहता था। मैंने अपने आप को कन्विंस किया था कि मैं वापस आके ये काम ही नहीं करूंगा। अच्छा, इतनी तकलीफ दी मैंने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को। मेरी एक बेटी है, वो बड़ी परेशान हो गई थी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, माँ बाप का तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख है, सबसे ज़्यादा तकलीफ है। माँ बाप को जिस उम्र में खुशियाँ देनी चाहिए मैंने उन्हें तकलीफ दी, जिस उम्र में उनका ख्याल रखना चाहिए वो मुझे ढूंढते फिर रहे थे। तो मुझे माँ बाप की सबसे ज़्यादा तकलीफ है। तो मैंने बड़ा सोचा था कि मैं ये काम छोड़ के कोई और काम कर दूँ। नहीं, आपने घोड़े भी, आपने वापस आके सबसे ज्यादा जो आपका सामने है, आप घोड़सवारी और घोड़ों के साथ मसरूफ हो गए। तो वो और कोई काम ही नहीं थी भाईजान। मैं आया तो मौसम सरमा शुरू हो रहा था नया नया, और करने के लिए कुछ था नहीं। मैं जब रहता था लाहौर में तो लोग बहुत ज़्यादा आते थे। मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता था, थेरेपी अपनी करता था, बोलने की कोशिश करता था, तो कोई ना कोई आके मुझे वो वाक़यात याद दिलाता था, तो मुझे दोबारा मैं वापस रिकवरी से पीछे चला जाता था। फिर मैंने घर वालों से प्लान किया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हमारे पास चकवाल में ज़मीन है, मैं वहाँ चला गया। वहाँ पे मेरे पास एक घोड़ा था, फिर मैंने एक और लिया, फिर मैंने एक और लिया। क्योंकि मुझे जर्मनी से एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा डू यू हैव हॉर्सेज अराउंड यू? मैंने कहा जी हाँ है एक दो। उन्होंने कहा स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम विद द हॉर्सेज। अच्छा, मैंने कहा जी वजह, उन्होंने कहा ये थेरेपी करते हैं। अच्छा, गोरा था डॉक्टर जर्मनी से,
किसी ने वहाँ से, पाकिस्तानी ने उससे मेरा रब्ता करवाया था, अच्छा अच्छा फीस उसी ने पे की उसको। अच्छा तो उसने मेरी बातचीत सुनी, उसने कहा जी आपको ये इश्यूज आ रहे हैं, ये इश्यूज आ रहे हैं। मैंने कहा, कहते जी ये घोड़े जो हैं इनके साथ आप टाइम स्पेंड करें, इससे आपको मदद मिलेगी रिकवरी में। मेरा मानना है कुरान पाक पढ़ने से बहुत मदद मिलती है, लेकिन घोड़ों के साथ मैंने पढ़ा, मैं घोड़ों को नहलाना, उनको मालिश करना, उनके ऊपर राइडिंग करना, यही काम करता रहता था। तो शायद उन्होंने मुझे थोड़ा सा साइकोलॉजिकली उन्होंने मुझे, उनके साथ एक अटैचमेंट थी इमोशनल, शायद उसकी वजह से भी। फिर बच्चे मेरे पास आ जाते थे, वहाँ पे रहते थे 2-2 3-3 दिन, तो बच्चों के साथ भी आपका टाइम अच्छा गुजरता। तो मुझे शुरू में लोग कहते थे कि 2 साल तक हमें ये पता है कि आप ठीक नहीं होंगे। अच्छा तो अल्लाह ने किया कि 4-5 माह में मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह। अल्लाह ने शुक्र। तो अच्छा, जब आप कैसा- अंदर थे, एक कैसा होए वो निजामाबाद पहुंच के डायरेक्ट ਤੁਸੀਂ ओए, घोड़ा चला रहा था मैं, तो वो मेरे 1-2 दोस्त हैं, वो ये करते हैं, मैं एक मेले में चला गया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया हुआ था प्रैक्टिकल इसका, मैंने किया ट्राई। वो पहली दफा किया? लग पहली गया दफा तुक्का। किया था? पहले मेले में गया हूँ मैं, अच्छा लग गया, तुक्का लग गया, बस हो गया। अच्छा, जब आप उसके बाद उन्होंने बड़ा कहा, मैंने कहा नहीं हूं नहीं। अच्छा गैर कानूनी तौर पर आपको अगवा किया गया था, उस दौरान आपसे मुतालिक बड़ी अजीब किस्म की खबरें भी फ्लोट होती रहीं। कभी ये भी बताया गया कि आपकी ज़ुबान जो है वो काट दी गई, कभी इस तरह का भी तासर दिया गया कि आपको बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, आपको मैकडॉनल्ड्स खिलाए गए, ये भी एक खबर आई थी। तो क्या वजह थी कि इस तरह की खबरें, तासर क्यों फैलाया जा रहा था? ऑब्वियसली आपकी फैमिली ने भी उससे देखिए बाहर जितने लोग हैं उतनी खबरें हैं, लोगों को ये होता है ना कि मेरे ख्याल में टॉक ऑफ द टाउन ये थी कि इमरान रियाज किधर गया, आई थिंक। हाँ, ये था। तो हम सोशल मीडिया में जब काम करते हैं तो जिस चीज़ में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो हम उस चीज़ को खबर बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग एथिक्स का ख्याल नहीं रखते। मैंने एक बंदा है जो सहाफ़ी नहीं है लेकिन पाकिस्तान से बाहर है, उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये आपने क्या लिख दिया और ये क्या बोला आपने, ये नहीं मेरी सुपारी दे दी गई किसी को। हाँ मैंने कहा यार मेरे घर में मेरे फैमिली भी देखती है। उन्होंने कहा जी तुसी उन्होंने ब्लॉक कर दो ना, मैंने ब्लॉक करा दो, लेकिन भाईजान हमारे 4 पैसे बन जाते हैं। अब वो ही इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट, अब उनके 4 पैसों के लिए या उनकी कमाई के लिए वो कुछ भी लिखेंगे और वो करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना बीच में, वो कह देते हैं। लेकिन एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने किसी इंटरनेशनल मीडिया से ये खबर दे दी थी कि मैं नहीं रहा, तो उसका कहते हैं इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया था, बड़ा हैवी किस्म का। तो उस दिन कहते हैं जी हम हिल गए थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा। लेकिन मेरे फादर ने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा यार एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि तू नहीं आएगा। अच्छा हम यही देख रहे थे कि अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने जब अपने वालिद को जाके सोए हुए को उठाया फजर से पहले, तो उनको उस वक्त पता चला कि मैं आ गया हूं। उससे पहले उनको 1% भी इसका अंदाजा भी नहीं था कि ये अब आएगा। यानी मुझे और मेरे घर वालों की कनेक्टिविटी जीरो थी इस सारे ड्यूरेशन। अच्छा, कभी एक राब्ता नहीं था, एक राब्ता नहीं था मेरा दुनिया के साथ, कोई राब्ता नहीं था। हर राब्ता मेरा कट गया था, मुझे कुछ पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, मेरी फैमिली के साथ क्या हो रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती थी कि फैमिली के साथ क्या हो रहा है। अभी जब मुझे जेल में डाला तो मैं बड़ा खुश था वहाँ पे, मैंने कहा यार ये तो मसला ही कोई नहीं। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप वापस आए और आपने घोड़े छोड़े दुड़ा के तो फिर दोबारा से आप काम जो है, शुरू किया तो काम जेल, शुरू किया तो फिर वही काम पे लग गया, दहशतगर्दी का, और फिर आप अरेस्ट हुए, बार बार अरेस्ट हुए, हज पे नहीं जाने दिया जा रहा। और ये अब ये है कि अभी भी लोगों को शायद इस बात का वापस नहीं आने पता के कि बाद आप 4 अरेस्ट हैं मेरे। फैमिली से दूर हैं अभी भी। हाँ कितना जी, अरसा हो मैं जी चुका है? अपने बच्चों को नहीं मिला, 4 माह हो गए हैं, अपनी फैमिली को, माँ बाप को मैं नहीं मिला 4 माह। ये रास्ता आपने दोबारा क्यों चुना? क्योंकि मैं इसमें कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो जी यूट्यूब के डॉलर्स आते हैं तो वो एक बड़ा स्टेक है लोगों का, वो इस वजह स्टेक नहीं से छोड़ा जा वो अपनी सकता। जान जोखों पे डाल के फैमिली में लग के पैसे कमाने की खातिर जो है। गल वो करते थे जिहड़े आप YouTube कर रहे हैं अच्छा, वो लोग ये बात यूट्यूब पे बैठ के करते हैं। टीवी पे प्रोग्राम ही नहीं करते। इतने पैसे नहीं आते। मैं शायद बहुत पैसे टीवी चैनल से भी कमा लेता था। मैं कंप्रोमाइज़ करता और टीवी चैनल पे जाके बैठता तो ज़्यादा पैसे कमाता, और भी कमाता, अच्छे लगते हैं आते हुए पैसे। और अगर पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो वो तो प्रॉपर्टी के काम में उससे भी ज़्यादा है। और सिस्टम में आ जाए तो और ज्यादा। पैसे तो उनके साथ मिल जाए तो आपको पता है मुझे आसानी से। 11 दिन चुप रहने के कितने पैसे मिल रहे थे? नो वन कैन इवन इमेजिन। जब मैंने वीलॉग शुरू किया तो इलेक्शन में 11 दिन बाकी थे, मुझे ये ऑफर आई थी 8 फरवरी वाले में। हाँ जी, अच्छा, मुझे ऑफर आई थी कि अगर आप 9 फरवरी से बोलना शुरू करें तो जो चाहिए जहाँ चाहिए मिलेगा, कभी नाम भी ECL में नहीं होगा। अच्छा, ये डील ऑफर हुई थी। हाँ, और इतनी बड़ी अमाउंट थी कि
मेरे ख्याल में कोई यूट्यूबर 1 साल में नहीं 3 साल में भी नहीं कमा सकता। अच्छा। नहीं, उसमें क्या कायदे मिल्लत को और ऊपर लेके जाना था? उसका मतलब ये था कि 11 दिन और चुप कर। नहीं मतलब उसमें आप चुप खामोश हैं बस, हाँ, आपने 11 दिन चुप रहो। मैंने ये कहा कायदे मिल्लत पे अखबार में इश्तिहार लग गए जी कि वजीर आजम वज़ीर-ए-आज़म नवाज फिर शरीफ। नहीं बना। ये देखिए, क्या इनके कायदे साथ क्या मिल्लत हुआ है? का ना जरा अंदरूनी psychological कहानी issue- बताएं देखिए, इमरान मैं भाई। आपको एक बात बताता हूँ, नवाज शरीफ साहब अंदर से टूट फूट का शिकार है। आप 1 मिनट के लिए अपने आप को क्यों नहीं रखते नवाज शरीफ की जगह? आपके पास एक बयानिया है, आप एक पॉलिटिकल लीडर है, लोग आपसे प्यार करते हैं, आप जेल काट रहे हैं, आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होती है कि यार लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं यहाँ मर भी गया तो मैंने जिंदगी अच्छी गुजारी है, मुझे लोग अच्छे नामों से याद करेंगे। जिंदगी में और क्या करना था? क्रिकेट मैंने खेल ली, घोड़े मैंने चला लिए, बच्चे मैंने पैदा कर लिए, उनका मुस्तकबिल अल्लाह ताला जानता है, मैं तो नहीं कुछ कर सकता। तो मैंने एक अच्छी जिंदगी गुजारी है। मैं जेल में अगर मारा गया तो मुझे लोग अच्छे नाम से याद करेंगे, इतना ही जिंदा रह सकता है एक आदमी, इससे ज्यादा और क्या रहेगा? तो मियां नवाज शरीफ साहब के भाई ये चांस था जो उन्होंने मिस कर दिया। उन्होंने एक दफा फिर डील कर, हार मान, ये 8 फरवरी के बाद 2019 19 में था, ठीक है। वो बाहर चले गए। मियां साहब को डील करते वक्त ये लगा कि जैसे माजी में उन्होंने डीलें की हैं, इस दफा भी ये डील करके तो मियां साहब अपना एक बयानिया बना के और गेम में वापस आ जाएंगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस मरतबा उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी नहीं थी, वो इन्हीं की तरह की पार्टी है ना। इमरान खान का देखें प्रॉब्लम क्या है, वो आउट ऑफ द सिलेबस है। एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को नवाज शरीफ और जरदारी की तरह डील करने की कोशिश की, वहां गलती होगी। इमरान खान का सांचा अलग बना के डील करना था कि ये और तरह का आदमी है। जब आप उन टूल्स के साथ, उन हथियारों के साथ जो आपने जरदारी और नवाज शरीफ के लिए बनाए, इमरान खान को टैकल करते हैं ना, तो वो आपका काम खराब हो जाता है। वो बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी है, आउट ऑफ द सिलेबस है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी मकबूलियत की कुर्बानी दी और पाकिस्तान बाहर जाके ये सोचना शुरू हो गए मैं देखो वापस कायदे मकबूल मिल्लत दा ना है, आइसक्रीम भी आ गई है। आपने प्लीज, थैंक यू। ये वो आइसक्रीम जो मुझे सबको बहुत और देखो देन कौन आ गया। वाह, थैंक वाह, यू वाह। सिद्दीक भाई, बड़ी मेहरबानी। सिद्दीक भाई थैंक यू, बहुत पसंद थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिद्दीक भाई, आप तो उसके ऊपर वो कंधाकारी भी करवा के लाए हैं। अच्छा, ये जो था मियां साहब के घर के बाहर जो हुआ ना, वहां पे दमा चौकड़ी बरतानिया लंदन में, में, अच्छा। उसने मियां साहब को बड़ी तकलीफ दी है। ऐसा उन्हें कभी फेस नहीं करना पड़ा। ये नहीं, घर की खिड़की वो नहीं खोल सकते थे, लोगों ने इनका जीना हराम कर दिया। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर इनकी मकबूलियत लगातार डाउन गई, उन्होंने संभालने की बहुत कोशिश की। मियां साहब एक खास किस्म की डिप्रेशन में है कि ना मेरे से लोग प्यार करते हैं और ना मैं अपने बयानिए पे कायम हूं। ऐसा बंदा अंदर से टूट जाता है, कंप्रोमाइज हो गया। अच्छा इमरान भाई, 14 अगस्त भी आ रही है। आप जब बाहर निकले थे तो आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। शहीद अरशद शरीफ जो है वो हमेशा, मुझे याद है कि अपने छोटा परचम जो है वो बैज यहाँ पर लगाया करते थे। पिछली 14 अगस्त पर आप मैं कैद अंदर में थे। था। आप अंदर थे। मैंने एक ट्वीट किया, शायद इसलिए आप पूछ रहे हैं। मुझे ना, मैं दिन गिनता था, अंदाजा करता था कि दिन कितने आगे बढ़ गए हैं। आज मुझे 70 दिन हो गए, 75 दिन हो गए, 100 दिन हो गए, मैं गिनता था दिन। उस हिसाब से मैं तारीखों का हिसाब भी रखता था। फिर मुझे ऐसे आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये जो ऊपर वाले होते हैं ना, ये 31 वाले होते 31 हैं, जो नीचे वाले होते हैं मैं ऐसे गिनता था। ये मुझे किसी ने सिखाया था। तो मैं दिनों के हिसाब से मुझे लगता था कि 14 अगस्त बिल्कुल आ गई है। ये जो कैद होती है ना, ये बड़ी खौफनाक चीज होती है। ये कंघी क्या होती है ना, 4 महीने बाद जब मेरे हाथ में कंघी आई थी, मुझे पता चलता है इसकी क्या कीमत है। और मैं इतना खुश हुआ था कि कंघी आ गई है मेरे पास। ये छोटी चीज इतनी खुशी देती है कि आप सोच नहीं सकते। जब आप अकेले पड़े हो ना महीनों तक, तो आपको पता चलता है। वो चूंटी के साथ जो आप खेलते थे। हाँ, मैं यानी वो कीड़ा अंदर आया था ना, मैं सारा दिन उसके साथ गुजारने की कोशिश करता था कि यार ये अंदर आ गया ना तो ये बाहर ना जाए, आज मैं अकेला नहीं हूँ, ये मेरे साथ है। तो मैं उसके साथ टाइम गुजार देता था। तो कंघी एक ऐसी चीज है कि मुझे उसका पता चला। शीशा मैंने जब 4 माह बाद देखा, 4 साढ़े 4 माह बाद, तो मुझे लगा कि ये इतनी बड़ी सहूलत है, नेमत है अल्लाह की। तो मैंने अंदाजा किया, मैंने कहा यार जश्न आज़ादी आने वाला है। उस बंदे को मैंने कहा, वो मुझे दिन नहीं बताते थे, कहते हाँ आएगा। अच्छा, मैंने कहा जी 1-2 दिन है मेरे हिसाब में, आज 13 है या 12 है अगस्त। आप मुझे ना एक छोटी सी झंडी ला दे, इतना सा झंडा ला दे, कपड़े का ला दे, कोई भी ला दे, वो लोहे वाला ला दे, कोई भी छोटा सा एक मुझे झंडा ला दे। मैंने कहा जी मैं आपको वापस कर दूंगा 14 अगस्त की रात, मुझे वो ला दे। क्योंकि मुझे
वहां अगर वो मुझे वो देते ना, मुझे बड़ी सपोर्ट मिलती, बड़ी ताकत मिलती, मैं उसके साथ बड़े जोश के साथ अपना टाइम